इसका मतलब ये है कि आज तुम भी। भैरव यति के करीब था और उसे अपने दिल की बात कह रहा था। मेरी धड़कनें अब बेकाबू हो रही हैं। काश ये लम्हा बस यहीं ठहर जाए। भैरव यति को गालों से लगाते हुए उसके कानों में धीरे से कहने लगा, और मुझे इसी लम्हे का कब से इंतजार था। इसका मतलब ये है कि आज तुम भी थोड़े बेशर्म होने वाले हो। हाँ, बस तुम्हारी संगत का असर है। तुम शर्माते हुए कितने प्यारे लगते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह से शर्माते हुए किसी और ने कभी देखा होगा। जो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है वो किसी को क्यों ही दिखाना। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा हो और तुम्हें मैं पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। यति के चेहरे पर शर्म साफ नजर आने लगी थी। उसके गोरे गाल अचानक से ही शर्म के कारण लाल पड़ने लगे थे। यति की झुकी हुई नजरें भैरव साफ देख रहा था। घबराई हुई लग रही हो। अभी तुम्हारे पास वक्त है, सोच लो। सोच लिया है मैंने कि जिंदगी तुम्हारे नाम करनी है, तुम्हारे साथ जीनी है। तुम मेरा पहला वो रिश्ता हो जो मेरी जिंदगी में खुशी बनकर आया। उस पहले दिन से जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से लेकर आज तक मुझे हर दिन तुमसे प्यार हुआ है। ठाकुर यति मृत्युंजय सिंह चौहान, आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि यति भी सिर्फ भैरव की है। यति का अस्तित्व ही भैरव से जुड़ा हुआ है। यति और भैरव की किस्मत भगवान ने एक साथ लिखी है, इसलिए यति हर जन्म में अपने भैरव की ही रहेगी। यति की बात सुनते हुए भैरव एकदम से खामोश हो गया था। उसका चेहरा बिल्कुल उतर सा गया था। अभी तक उसके चेहरे पर प्यार था, शर्म थी और एक खुशी थी, और यति के लिए उसकी आंखों में हद से ज्यादा प्यार झलक रहा था। लेकिन अब यति की बातें सुनकर उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमसे कहा था ना मैंने कि मेरा नाम भैरव नहीं है। दुनिया जो कहती है उसे तुम मत कहो। तुम इस कमरे में मेरा नाम ही लिया करो। यति ने खुद को संभालते हुए खुद को भैरव के करीब लाई और फिर भैरव के माथे पर चूमते हुए उससे कहने लगी, अच्छा, माफ कर दो, मैं अब से ये नाम नहीं लूंगी। अब खुश? जैसा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारा नाम इस कमरे के अंदर ही लूं, तो मैं ऐसा ही करूंगी। यति ने भैरव की आंखों को चूमते हुए उससे धीरे से कहा, मैं यति मृत्युंजय सिंह चौहान तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी इन दोनों ही आंखों को कभी भी नम नहीं होने दूंगी। और फिर यति ने भैरव की दूसरी आंख को चूमते हुए उससे कहा, वादा करती हूँ तुम्हें जिस बात से खुशी होगी और जिस बात से हमारा रिश्ता गहरा होगा, सिर्फ उन पर ध्यान दूंगी और हमेशा तुम्हारी बात मानूंगी। यति ने भैरव की नाक को चूमते हुए भैरव से कहा, वादा करती हूँ तुम्हारी इस छोटी सी नाक पर कभी गुस्सा नहीं आने दूंगी और कोशिश करूंगी कि हमेशा तुम्हें खुश रखूं। यति ने भैरव के होठों को चूमते हुए कहा, वादा करती हूँ तुम्हारी किसी भी बात पर कभी कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, तुम्हारी बात मानूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मैं तुम्हारा परिवार बनूंगी, तुम्हारा आज रहूंगी, तुम्हारा कल बनूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगी। बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे मृत्युंजय, बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे। यति के मुंह से अपना नाम सुनते हुए भैरव ने खुद पर से अपना काबू खो दिया। इस पर भैरव ने यति की कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींचा और फिर उसके होठों को चूमते हुए यति को अपनी बाहों में भर लिया। बस तुम्हारे इन होठों पर मेरा नाम होना चाहिए। मुझे दूसरी किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। शायद इस पल के बाद से हमारे बीच की सभी दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएंगी। आज तुमने मुझे पूरा कर दिया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम बिन मैं कितना अधूरा सा था। तो फिर दोनों मिलकर अपने इस अधूरे रिश्ते को एक मुकम्मल मुकाम देते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं और अपनी कहानी को एक नए सिरे से लिखते हैं। भैरव और यति दोनों ही इस पल को जीना चाहते थे। उनके बीच जो कभी दूरियां थीं, आज वो खत्म होने को थी। भैरव और यति बेहद करीब थे कि दोनों ही एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे।
दोनों ही प्यार के रंग में डूबने को पूरी तरह से तैयार थे। इस पर यति ने अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए भैरव के कुर्ते के बटनों को खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक ही भैरव ने यति के हाथों को पकड़ते हुए यति की ओर देखा। क्या हुआ? भैरव कुछ देर यति को यूं ही देखता रहा। कुछ भी नहीं। जहां एक ओर यति भैरव के करीब थी, वहीं दूसरी ओर भैरव की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक गहरी सी बेचैनी थी। भैरव उस बेचैनी के कारण ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। घुटन भैरव का गला दबाए दे रही थी और उसका दिल दर्द से भरने लगा था। जब भैरव से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने एक झटके में यति को खुद से अलग करते हुए उठकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ कहा। भैरव के अचानक से किए हुए इस तरह के बर्ताव से यति पूरी तरह से हैरान थी। भैरव ने घबराते हुए अपने सीने पर हाथ रख लिया था। उसकी सांसें तेज थीं और वो हांफते हुए यति की ओर देख रहा था। मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता था। मैं बस, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अभी तक सच नहीं बताया। जिस सच से तुम बंधी हो वो मैं नहीं हूं, मैं एक झूठ हूं। मैंने झूठ बोला तुमसे, तुम्हें धोखा दिया मैंने, लेकिन शायद मुझसे अब ये और नहीं होगा। तुम्हें इसके बारे में पहले ही पता होना चाहिए था। ये मेरी गलती है, शायद मैं स्वार्थी हो गया था। यति भैरव की बात को समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर में यति की आंखें अपने आप से ही बंद होने लगी क्योंकि वो भूल चुकी थी कि उसने कार्तिक की दी हुई दवाई खा ली थी और उसे अब असर होना शुरू हो गया था। इससे पहले कि यति भैरव की कोई भी बात सुनती या समझती, उसे खबर ही नहीं लगी कि उसकी आंखें खुद से ही बंद हो गईं। भैरव ने जब पलट कर देखा तो यति उसे सोई हुई मिली। इस पर भैरव प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। लगभग आधी रात हो चुकी थी। भैरव यति के पास ही था कि तभी से अचानक ही गोलियों के चलने की आवाज आई। भैरव, समर्थ, कार्तिक सब लोग हैरान थे। आवाज गूंजते ही सभी लोग एकदम से अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर बाहर की ओर भागे। गोलियों के चलने की और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दवा के असर में बेसुध यति की आंख भी खुल गई थी। उसने पाया कि भैरव कमरे में नहीं था और बाहर से अचानक आवाजें आती ही जा रही थी। यति किसी तरह से लड़खड़ाती हुई उठी और महल के दरवाजे तक पहुंच गई और उसे धुंधली, नींद से भरी आंखों के सामने जो नजारा दिखा वो दिल को दहला देने वाला था। बाबा साहेब महल के बाहर बगीचे के पास सामने ही कुर्सी पर बंधे हुए बेहोश पड़े थे। उनके सिर से खून बह रहा था और उनकी आंखें बार बार खुल रही थी और बंद हो रही थी। वो बुरी तरह से दर्द में कराह रहे थे और वहीं पर समर्थ और कार्तिक को जमीन पर बिठाया हुआ था। उनके भी हाथ बंधे हुए थे और बेहद बिगड़ी हुई हालत में बेसुध पड़े थे। यति अभी खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि भैरव को भी बेहद बिगड़ी हुई हालत में घसीटते हुए ले जाकर बाबा साहेब के सामने ही पटक दिया है। वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे, अभी तक किसी को भी समझ में नहीं आया था। लेकिन एक बात तय थी कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। भैरव ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने बहते हुए खून को रोका और फिर हांफते हुए ही चारों ओर देखने लगा। इस पर एक लंबा चौड़ा सा गुंडा अचानक से ही भैरव के पास आया और अपने पैरों से उसके चेहरे पर जोर से वार किया। भैरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने भैरव को जोरों से गरजते हुए अपने हाथों में उठाया और फिर से उसे जमीन पर पटकते हुए जोर जोर से हंसने लगा। भैरव संभलने की हालत में नहीं था। उसके सिर और चेहरे से खून बह रहा था और साथ ही वो जमीन पर बेहाल हालत में पड़ा हुआ था। भैरव ने देखा कि सारे ही नौकरों को बिना चोट पहुंचाए ही अलग खड़ा कर दिया गया था। वो सब डरी सहमी नजरों से सभी को देख रहे थे। उनके सामने भी बहुत सारे आदमी खड़े हो गए थे जिनके हाथों में धारदार हथियार थे। महल में डर का माहौल था। भैरव ने अगवा किए गए सभी लोगों को ध्यान से देखा। वो सारे ही काले कपड़ों में थे और उन्होंने अपने चेहरों को लाल रंग के नकाब से ढक रखा था। उनके हथियार भी लगभग एक तरह ही के थे। इस पर भैरव धीरे से उठकर खड़ा हो गया। गलत किया तुम सबने, गलत किया ये सब कुछ। लिख के ले लो, तुम सबको मारा जाएगा और
तुम सबकी मौत बहुत भयानक होने वाली है। मेरे परिवार को हाथ लगाकर गलत किया। इस पर एक जानी पहचानी आवाज महल के अंदर से आई। ऊंचे महलों में लोग कितने शान से रहते हैं ना, लेकिन वो अपनी शान के आगे लोगों की इज्जत करना भूल जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे जिंदा छोड़कर सबसे पहली गलती की, और तुम्हारी दूसरी गलती ये थी कि तुमने अपनी पहली गलती के बाद कुछ भी नहीं सीखा।